हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, मेरे चैनल पे जितने भी एमसीक्यूज है सभी हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ रहे हैं। जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं सभी को ट्रिक के माध्यम से, और कैसे मतलब क्वेश्चन को सोचते हैं साइंटिफिक तरीके से, कैसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं और किसी क्वेश्चन को हमेशा के लिए कैसे ट्रिक से याद करते हैं, वही मेरे चैनल पे सिखाया जाता है। अगर कुछ आप इस तरह से पढ़ेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे एग्ज़ाम जितने भी हैं सभी निकलेंगे। और जाके आप लोग अभी तक नहीं देखें तो आप लोग लकी ट्रिक चैनल और जो भी टॉपिक का नाम होता है उसके बाद आप दे देंगे तो वो आ जाएगा। जैसे लकी ट्रिक चैनल और मुगल वंश एमसीक्यूज़, बायोलॉजी एमसीक्यूज़, मेडिएवल हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक आप दे देंगे, दिल्ली सल्तनत एमसीक्यूज़, ये सब दे देंगे तो आपको आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग वीडियो में इकोनॉमिक्स में जो हम लोग मुद्रा एवं बैंकिंग का पार्ट 3 तक कर लिए थे, उसमें आज हम लोग पार्ट 4 में इस मुद्रा एवं बैंकिंग चैप्टर को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इसमें टोटल 315 क्वेश्चन है। तो हम लोग ने 225 क्वेश्चन तक पूरा कर लिया था पार्ट 3 तक, तो उससे आगे आज हम इसी को करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मोटिवेशन कोट ले लेते हैं, और मोटिवेशन कोट है आज का एपीजे अब्दुल कलाम का। तो आज देखेंगे हम लोग, कुछ भी नया करने में संकोच मत करो, ये मत सोचो हार होगी, हार तो कभी होती नहीं है, या तो जीत मिलेगी या फिर सीख मिलेगी। और दोस्तों, जब आप YouTube चैनल पे मेरे वीडियो को देखेंगे तो कुछ इसी तरह भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुद्रा एवं बैंकिंग जो चैप्टर है, आज इसी को हम लोग 225 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे जो पार्ट 3 है, आज हम लोग पार्ट 4 यानी कि यहाँ पे पार्ट 4 आज हम लोग क्लियर करेंगे। पूरा पार्ट 4 में हम टोटल 315 क्वेश्चन ले लेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग देखते हैं कि आखिर वो 225 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग एक बार चलते हैं। तो दोस्तों, ये रहा 226 नंबर क्वेश्चन, आज हम लोग यहीं से करेंगे। किसी वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खातों में निवेश की अधिकतम अनुमत सीमा कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों कितनी, 1.5 लाख रुपए। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनके जारी करने की तिथि से खाली स्थान के लिए वैध रहता है। तो ये वैध रहता है 3 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। भारत सरकार ने भारत के एक प्रमुख बैंक में आरबीआई के हिस्सों को अर्जित किया है। यह बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है दोस्तों एसबीआई। क्रेडिट कार्ड खाली स्थान के नाम से जाने जाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड जो है वो प्लास्टिक मनी के नाम से जाने जाते हैं, क्रेडिट कार्ड। आप लोग देखते रहिएगा, हाथ में जो एटीएम हम लोग रखते हैं वो क्या होता है? प्लास्टिक का ही बना होता है। हमारे देश के बैंक घरेलू सावधिक जमाओं के लिए खाली स्थान से प्राप्त सावधिक जमाओं पर ब्याज की अधिक दर देते हैं। तो ये किस पर होता है ऐसा? तो ये होता है वरिष्ठ नागरिकों का। निम्नलिखित में से कौन सा लिखित पृष्ठांकन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता है? तो अंतरित नहीं किया जा सकता, ये है दोस्तों सावधिक जमा रसीद को। अब चलते हैं आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस लिखत को रेखांकन लागू होता है? तो रेखांकन लागू जो होता है वो है दोस्तों चेक को। अब चलते हैं 233 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास बैंक है? तो विकास बैंक है कौन? राष्ट्रीय आवास बैंक। निम्नलिखित में से किस अस्थि का बंधक किया जा सकता है? तो किस अस्थि का बंधक किया जा सकता है? भूमि तथा भवन का। निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक नहीं है? तो विदेशी बैंक कौन सा एक है जो नहीं है? तो ये है दोस्तों आईएनजी वेश्या बैंक। आईएनजी वेश्या बैंक यानी ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक है जिसके कार्यालय शाखा भारत में है? तो कौन है वो बैंक? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। ये कहाँ का बैंक है दोस्तों? ये है चाइना का बैंक है। अब चलते हैं 237 नंबर, टीजर ऋण क्या होते हैं? तो टीजर ऋण क्या होते हैं? तो टीजर ऋण जो होते हैं वो होते हैं, टीजर ऋण जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये होते हैं आरंभ में ब्याज की दर कम रहती है और बाद के वर्षों में यह अत्यधिक बढ़ जाती है। बैंक की एक शाखा को एक ग्राहक से 100 रुपये का एक जाली नोट प्राप्त होता है जो ग्राहक वापस चाहता है। बैंक को निम्नलिखित में से क्या कार्रवाई करनी चाहिए?
तो बैंक को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? तो ये है दोस्तों, नोट परिबद्ध करना और वापस नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। अब चलते हैं दोस्तों, अशुद्ध ऋण का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? तो अशुद्ध ऋण का अर्थ होता है किसी कंपनी को देय राशि या जिसका भुगतान नहीं होने वाला है, तो इसी को कहते हैं अशुद्ध ऋण। अब चलते हैं आगे 240 नंबर। हमारे देश के लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए खाली स्थान की सुविधा शुरू की है, तो ये है दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड। खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे एक ऋण नहीं माना जाता है? तो ऋण नहीं माना जाता है किसे? मूलभूत सुविधा ऋण को। दोस्तों कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है, ये स्टैंडर्ड सब्जेक्ट माना जाता है। इसमें कभी कभी क्या होता है कि ट्रिक लगाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो कुछ इकोनॉमिक्स के चैप्टर को भी हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे एक ऋण नहीं माना जाता है? तो किसे एक ऋण नहीं माना जाता है? मूलभूत सुविधा ऋण को। आरटीजीएस जो होता है वो लेन देनों के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा रुपया में है। क्या है ये? तो ये है दोस्तों, निर्धारित न्यूनतम सीमा 2 लाख और अधिकतम सीमा कोई नहीं। न्यूनतम सीमा 2 लाख और अधिकतम कोई नहीं। रेपो दर का सही अर्थ में अर्थ क्या होता है? तो रेपो दर का सही अर्थ होता है बैंकों द्वारा आरबीआई से रुपए उधार लेने की जो होता है वो दर होता है। यानी जो वाणिज्यिक बैंक होता है वो आरबीआई से क्या करता है? उधार लेता है। संकट के समय के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षित या बतौर बफर चल निधि का काम कर सकती है वो कौन सा होती है? तो ये होती है दोस्तों एसएलआर। आरबीआई के मानदंडों के अनुसार ग्राहक की पहचान के लिए वैध दस्तावेज निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वैध दस्तावेज है दोस्तों कौन सा? यह है चुनाव पहचान पत्र। चेक या मान ड्राफ्ट जैसे बैंकिंग लिखत पर चुंबकीय सामग्री से बनी विशेष प्रकार की स्याही से मुद्रित 9 अंकीय संख्या वो क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है MICR कोड। अब चलते हैं आगे। बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम है, तो सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम क्या है दोस्तों? तो यह है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। लिखत जो एक विशिष्ट अंतर्निहित आस्ति से अपना मूल्य प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों बॉन्ड। बॉन्ड कहते हैं उसे। अब चलते हैं 249 नंबर पे। ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का क्या होता है? तो ओवरड्राफ्ट खाते में ये जो होता है ग्राहक जो होता है वो देनदार होता है। बैंक दर वह दर है जिस पर, बैंक दर क्या है? वह दर है जिस पर क्या होता है? आरबीआई वाणिज्यिक बैंक के विनिमय बिल डिस्काउंट करते हैं। अब चलते हैं आगे। क्रेडिट कार्ड ग्राहकों द्वारा भुगतान का पसंदीदा तरीका क्यों माना जाता है? क्योंकि ग्राहक कभी खरीद कर बाद में इसको भुगतान कर सकता है, इसीलिए। निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? तो वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है CRR, SLR तथा रेपो दर जैसी नीतिगत दरें तय करना, ये कार्य नहीं है। अब चलते हैं 253 नंबर। बैंक पार चेक आहरित करने वाले ग्राहकों को निम्नलिखित अधिकार होता है, तो क्या अधिकार होता है? चेक के भुगतान से पहले उसका भुगतान रोकने का। भारत में सिक्कों को जारी करने कौन अधिकृत है? तो सिक्कों को जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय अधिक है। और दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं कि 1 रुपये का जो सिक्का होता है उस पर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर नहीं होता है। किसका होता है? वित्त मंत्रालय के सचिव का सिग्नेचर होता है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। बाद बाकी 1 रुपये से ऊपर के नोट पे किसका है? तो आरबीआई के गवर्नर का। संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई निम्नलिखित में से क्या उपाय करता है? तो आरबीआई जो है वो रेपो और रिवर्स रेपो दर को क्या करता है? वो बढ़ा देता है। विलास वस्तु के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? तो ये दिया जाता है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण जो है वो दिया जाता है। अब चलते 257 नंबर पे। कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक किस वर्ग में वर्गीकृत करते हैं? तो ये है दोस्तों प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि रखता है, उपलब्ध कराता है? सिबिल। यथा वित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद एफडीआई में अक्षर F क्या दर्शाता है? एफडीआई में F जो है वो क्या दर्शाता है? तो ये है दोस्तों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसीलिए इसमें फॉरेन हो जाएगा। यानी
एक प्रकार का ऋण सब प्राइम उधार बैंकों द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ता को दिया जाता है? सब प्राइम, तो ऐसे उधारकर्ता जिनकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है उसको दिया जाता है। भारत सरकार से जल्दी पेंशन पाने के लिए सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का हाल ही में ये हुआ था शुभारंभ? तो ये है दोस्तों संगम जो है वही है। तो अब चलते हैं 262 नंबर पे। पद बैंकिंग से आप क्या समझते हैं? तो बैंकिंग से हम लोग क्या समझते हैं दोस्तों? बैंक द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उत्पाद शामिल है। हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रुपये का मूल्य ह्रास हो रहा है, इसका क्या अर्थ है? तो रुपये का मूल्य कम हो रहा है। निम्न में से कौन सी संस्था भारत की एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी नहीं है? तो ये है दोस्तों IRDA, IRDA। पद बंधक से आप क्या समझते हैं? तो ये है उधारकर्ता द्वारा आवास ऋण के कवर के रूप में उपलब्ध अंचल संपत्ति का प्रतिभूति बनाना। दर जिस पर देशी मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित की जा सकती है और उनके विपरीत उसे क्या कहते हैं? तो ये है दोस्तों विनिमय मुद्रा। अपनी विदेशी यात्रा के लिए $US खरीदने के लिए आपको खाली स्थान का संपर्क करना पड़ेगा। तो किसका करना पड़ेगा? ऐसी गतिविधि के लिए अधिकृत किसी भी बैंक की शाखा को जिसको ये अथॉरिटी दी गई है। बैंकिंग लोकपाल है वो क्या है? तो ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करना ही बैंकिंग लोकपाल है। अब चलते हैं आगे। आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति खाली स्थान द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है। तो ये है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। धन शोधन का क्या अर्थ है? तो धन शोधन का अर्थ है दोस्तों वैध स्रोत से प्राप्त हुई प्रतीत कराने के लिए अवैध रूप से प्राप्त धन से परिवर्तन की प्रक्रिया। तो यही क्या कहलाता है? धन शोधन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग। बचत बैंक खाते किसके द्वारा खोले जाते हैं? तो बचत बैंक खाते जो है वो व्यक्तियों द्वारा बचत के लिए खोले जाते हैं। गतावधि चेक क्या होता है? तो गतावधि चेक जो होता है वो होता है दोस्तों चेक जिसके जारी होने की तिथि से 6 महीने पूरे हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? तो शेयर बाजार को नियंत्रित करता है सेबी। अब चलते हैं 274 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम हो रहता है? तो ये रहता है दोस्तों क्रेडिट कार्ड से। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है? तो ये है दोस्तों सिटी बैंक कार्ड्स। भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? तो ये है दोस्तों आवास ऋण का। निम्नलिखित में से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है? तो नहीं है कौन सा होगा दोस्तों इसमें? ये मोबाइल वैन। निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंकों के लिए निधियों का स्रोत नहीं है? तो ये है दोस्तों RBI के नकदी आरक्षितियाँ। अब चलते हैं आगे 279 नंबर। सेंट्रल बैंक के परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो ये है दोस्तों नैतिक दबाव। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों दलाल स्ट्रीट। संवेदी सूचकांक में निम्नलिखित प्रतिभूतियाँ होती है? तो ये होती है दोस्तों 30। आगे चलते हैं 282। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का प्रस्तावित स्तर है? तो दोस्तों ये है क्या? 26%। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है दोस्तों मुंबई का शेयर बाजार। इनसाइड ट्रेडिंग क्या होता है? तो इनसाइड ट्रेडिंग जो होता है वो शेयर बाजार से संबंधित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धन का उदाहरण है? तो वैकल्पिक धन का उदाहरण कौन सा है? तो ये है चेक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर बाजार में लेन देनों पर कर खाली स्थान। तो ये है दोस्तों केवल संघ द्वारा लगाए जाते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? तो ये होता है दोस्तों किससे? तो ये होता है जिंस फ्यूचर बाजार से। अब कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा किसी वैश्विक शेयर बाजार का संवेदनशील सूचकांक का नाम नहीं है? तो ये है सेबी। आगे दोस्तों बड़ी संख्या में ATMs होने के बावजूद अब भी लोग बैंकों की शाखाओं में जाते हैं। इस मसले का कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है?
तो इस मसले का कारण हो सकता है यह जमा राशियाँ नहीं स्वीकार करता, इसकी नकदी वितरण क्षमता सीमित है और मानवीय संपर्क का अभाव है, इसीलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि मान लीजिए भारतीय रिजर्व बैंक दर 1% घटा देता है, तो इसका प्रभाव क्या होगा? तो इसका प्रभाव क्या होगा? बाजार में अधिक नकदी आ जाएगा। बैंक की जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार कर सकती है उन्हें विदेशी मुद्रा के खाली स्थान कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अधिकृत डीलर। निम्न आय समूहों को दिए गए अत्यल्प राशियों के ऋण खाली स्थान कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं सूक्ष्म ऋण। CRR और SLR इन पदों का अत्यधिक करीबी से संबंध निम्नलिखित में से किस उद्योग बाजार से है? तो ये है दोस्तों बैंकिंग उद्योग से। CRR कैश रिजर्व रेशियो और SLR स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो जो होता है दोस्तों। दलाल स्ट्रीट स्थित है, तो दलाल स्ट्रीट के कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधनकर्ता कौन सा है? तो ये है दोस्तों नो डाउट भारतीय रिजर्व बैंक RBI, यानी ऑप्शन नंबर बी। भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम खाली स्थान में पारित हुआ था, तो ये हुआ था 1949 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम। बैंकों की निम्नलिखित में से कौन सी सेवा उत्पाद विशेषतः छात्रों की सहायता के लिए तैयार किया गया है? तो ये है दोस्तों शिक्षा ऋण। निम्नलिखित में से किस पद का संबंध RBI के कार्य से नहीं है? तो ये है दोस्तों खुला बाजार परिचालन। कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? तो ये है दोस्तों कौन सा? नाबार्ड। निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो ये है दोस्तों नरसिंघम समिति जो है बैंकिंग क्षेत्र में। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है और लागू की जाती है? तो नो डाउट दोस्तों RBI के द्वारा। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है RBI के द्वारा। अब चलते हैं 304 नंबर। 303 भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ग्रामीण बैंकिंग से स्वाभिमान योजना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? तो सबसे प्रचलित माप कौन सा है? तो ये है दोस्तों थोक मूल्य सूचकांक। अब चलते रुपया 2000 के भारतीय नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम दर्शाता है। इनमें से कौन भारत सरकार का मुख्य बैंकर है? तो भारत सरकार का मुख्य बैंकर कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? तो ये दोस्तों हर एक के मन मस्तिष्क में छप चुका होगा 8 नवंबर 2016। आधार आधारित लेन देन के लिए आँख की पुतली के स्कैन प्रमाणीकरण सुविधा पेश करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो ये है एक्सिस बैंक। हाल ही में RBI द्वारा जारी ₹50 मूल्य के नोट के पृष्ठभाग में निम्नलिखित में से किसका रूपांकन किया गया है? तो ये है दोस्तों हम्पी का पत्थर से बना रथ है। अगर आप लोग 50 रुपये के वो ग्रीन कलर वाला नोट देखेंगे तो निम्नलिखित में से भारत में विमुद्रीकरण का कौन सा औपचारिक उद्देश्य नहीं था? तो ये नहीं था 100 व्यवहार के अंकीय तरीकों का उपयोग। रुपये जारी किया गया, रुपये जारी किया गया ये है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा। रेपो दर विचारणीय होती है, तो रेपो दर विचारणीय होती है मौद्रिक नीति के अंतर्गत। खुले बाजार की कार्रवाइयाँ समाहित होती है, तो ये होती है साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियों में। अब चलते हैं आगे दोस्तों। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुद्रास्फीति। यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही तो केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है? रेपो दर में वृद्धि कर सकता है। तो दोस्तों कुछ इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, इसको स्टैंडर्ड सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि इसके साथ हम लोग कुछ मजाक नहीं कर सकते, क्योंकि ये काफ़ी पूरे विश्व में एक स्टैंडर्ड सब्जेक्ट माना जाता है। तो इसमें कम ही MCQs बन पाते हैं, लेकिन जो भी होते हैं वो फैक्चुअल होते हैं और हम लोग को याद करना पड़ता है कि हाँ समझना पड़ता है इसमें, इसीलिए इसमें बहुत ही कम ट्रिक देखने को मिलता है। तो आप लोग इसको अच्छे से लेंगे और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।